अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और यहाँ आपको अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। बड़ी खबर ये सामने आई है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को ये ख़त लिखा गया था और सिंध हुकूमत की जानिब से ये ख़त लिखा गया। और अब ये खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। 23 अक्टूबर की तारीख दी गई थी कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसके बाद जो है ये अब खबर आ रही है इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है ये। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। इससे पहले भी मुलतवी किए गए हैं और एक बार फिर 3 माह के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हमीद लंगरा से। जी हमीद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, इलेक्शन कमीशन ने कराची के साथ अजला के इंतखाबात जो है बल्दियाती इंतखाबात वो मुलतवी कर दिए हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से आज वज़ारत दाखिला ने एक खत जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले किया था और उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हवाले से माजरत कर ली थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो है उनका दूसरा मरला जो है उसको फिलहाल मुलतवी कर दिया जाए। और ये फैसला जो है आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया और इस इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि 15 दिन बाद जो है दोबारा एक जायजा इजलास बुलाया जाएगा और उसके तनाजुर में जो है अगर वफाकी हुकूमत उस वक्त एग्री हुई कि वो प्रोवाइड कर सकती है तो फिर अमित ये बताइएगा कि एक बार फिर आपसे ये जानना चाहेंगे कि वजूहात क्या बताई गई हैं, क्यों मुलतवी किए गए हैं? जी, वज़ारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के हवाले से प्रोवाइड करने के हवाले से माजरत की गई थी। तकरीबन 16,000 के करीब सिक्योरिटी अफराद जो है वो मुहैया करने का इलेक्शन कमीशन ने कहा था, लेकिन वज़ारत दाखिला ने अपने खात में ये उज़र पेश किया है कि चूँकि मुल्क में सलाह की सूरत हाल है और दहशतगर्दी के खतरात भी मौजूद हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए वो इन बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची में 16,000 सिक्योरिटी अफराद जो है वो मुहैया नहीं कर सकते फिलहाल। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला जो है वो कराची में मुलतवी किया गया है और इस हवाले से 15 दिन बाद दोबारा जायजा इजलास बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है फिर वफाकी हुकूमत से रब्ता किया जाएगा और उसमें अगर वफाकी हुकूमत ने एग्री किया तो जो है वो कराची के बल्दियाती इंतखाबात की अगर सूरत हाल नॉर्मल हुई तो बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे या फिर उसके हवाले से मजीद फैसला किया जाएगा। ठीक है हमीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर भी हमारे साथ मौजूद है। ज़िले, हम देख रहे हैं कि एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया है और उज़र ये पेश किया गया है कि सिक्योरिटी फराहम करने में मुश्किलात का सामना है। आप क्या कहेंगे, क्या वजूहात हो सकती हैं? और एक बार फिर ऐसा हुआ है जबकि जमात इस्लामी बार बार मुतालबा कर रही है। जी बिल्कुल, ये एक मरतबा फिर जो है 90 रोज के लिए इलेक्शन जो है बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। यही जो सामने चीज़ आ रही है कि सिंध हुकूमत ने माजरत कर ली थी कि वो सैलाब की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो पुलिस के अफसरान और एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटियाँ मुतासर इलाकों में अंजाम दे रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन में अपनी ड्यूटियाँ नहीं दे सकते। कुछ हल्के जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, जहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल जो है वो मुतासर हो सकती थी, वहाँ पे भी सिक्योरिटी फराहम करना मुश्किल था। उसके बाद वफाक से कोशिश की गई कि वफाक से कुछ एहलकारों को लेके यहाँ पे तैनात किया जाए, लेकिन वफाक की जानिब से जो इनकार हुआ तो आज इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास बुलाया जिसमें ये फैसला किया गया कि 90 रोज के लिए मुलतवी कर दी गए और 15 दिन के बाद एक और इजलास तलब किया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आइंदा कौन सी डेट को जो है वो ये इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये तो वो वजह है जो कि सिंध हुकूमत और यहाँ पे जो दीगर जमातें थी वो ये चाह रही थी कि ये इलेक्शन जो है वो ना उसका इनकाद मुमकिन ना हो और ये इसको आगे बढ़ा दिया जाए। दूसरी जानिब PTI जो है वो फौरी इलेक्शन पे जोर दे रही थी, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि सिक्योरिटी का बहाना करके जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से इसको मुलतवी कराने की एक कोशिश थी जो कि कामयाब हो गई है, क्योंकि PTI जो है वो बज़िद थी कि इलेक्शन जो है अपनी मुकर्रर तारीखों में हो जाए, ना सिर्फ बल्दियाती बल्कि जनरल इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान किया जाए। जी ठीक है ज़िले हैदर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। मुजाहिद साहब, एक मरतबा फिर जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है ये इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है, कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, एक तो अभी थोड़ी देर पहले ही बल्कि अभी क्यों ना मैं लाइव ये कह दूं कि हमारे कराची के ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर ये अपने ज़राए से ये इत्तला दे चुके थे कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। मगर जो रिपोर्टर और जर्नलिस्ट में यही फर्क होता है कि बहरहाल उनकी खबरें थी और कुछ इत्तलात भी इस तरीके से आ रही थी और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी प्रेशर डाल रही थी, लेकिन सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी का प्रेशर हो या
PTI का हो या नून लीग का, तवत्तुर से जो है ये अदालतों के फैसलों पर जरूर सवालिया निशान बन रहा है। ठीक है, मुजाहिद साहब हमारे साथ ही रहेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब। फरमाइएगा, एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। ये वोट डालना, इलेक्शन कराना और फिर यूनियन काउंसिल की सतह तक निज़ाम की मुंतकिली करना, ये अवाम का राइट है। और ये मतलब इन्होंने पिछले 4-5 माह से कराची का स्पेशली मजाक बनाया हुआ है। और वो शहर जिसकी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, सीवरेज बह रहा है, कचरा सड़कों पर है, और बल्दियात का निज़ाम ये नहीं लाना चाहते क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ मौजूद है पीपल्स पार्टी का, उसके जरिए ये सारे पैसा खा रहे। और अपने यहाँ पे इन्होंने एक निज़ाम माफियाज इस एडमिनिस्ट्रेटर के जेरे असर चल रही है। ये नहीं चाहते कि इलेक्टेड निज़ाम आए और लोगों की हक राय आए। तो लिहाजा ये अगेन ये आइन की पामाली भी है और लोगों के राइट की पामाली है। वोट डालना लोगों का राइट है। जी, तो आप ये बताइएगा जहांगीर साहब, आलमगीर साहब आपने बड़ा काम किया है, क्या वजह है कि सिंध हुकूमत भाग रही है? सिर्फ 7 अजला तो है, करवा लें इलेक्शन। सिंध हुकूमत इसलिए भाग रही है कि इनको पता है कि कराची में इनकी दाल नहीं गलनी, और धांधली ये एक हद तक कर सकते हैं, पूरे कराची में धांधली भी नहीं हो सकती। ये एक मलीर का इलेक्शन तो इन्होंने, जिसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद है, शवाहिद मौजूद है कि कैसे धांधली करके इन्होंने जीता, तो पूरे कराची में वो नहीं हो सकेगा। और रही बात पुलिस की, ये बहाना करते कि पुलिस नहीं है। मैं पूरे इंटीरियर सिंध में घूमा हूँ सैलाब ज़दगान की खिदमत के लिए, काम वगैरह कर रहे थे हम। मुझे एक पुलिस वाला नहीं नजर आया पूरे सिंध में। मैं तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में घूमा हूँ, ना मुझे कहीं सड़क पे नजर आया, ना मुझे कहीं रजिस्ट्रेशन करता नजर आया, ना कहीं सामान बांटता हुआ नजर आया। ये यहाँ बहाना कर रहे हैं। और फिर जब इस्लामाबाद में पुलिस की जरूरत होती तो 1200 पुलिस की नफरी वहां पहुंचाने का वादा कर देते। ये क्या ड्रामा बनाया? ये भी जानना चाहेंगे क्या आपकी पार्टी जो है वो इस फैसले को किसी आईनी फोरम पर चैलेंज करेगी? देखिए, हमने इससे पहले भी किया था और इलेक्शन कमीशन को भी ये सोचना होगा कि वो एक तो तारीख, यानी जो करते हैं वो भी बेवकूफाना करते हैं और वैसे तो कुछ करते ही नहीं है। जो तारीख इन्होंने रखी, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उस दिन को है, लोग उधर मसरूफ होंगे, ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में टर्न आउट वैसे भी कम होता है, तो तारीख का तयन भी ये लोग बड़ा गलत रखते हैं। और फिर जब वो तय हो जाता है, कैंडिडेट्स पैसे खर्च कर देते हैं, अवाम में शऊर, कैंपेन, अवेयरनेस सब तैयार हो जाती है, फिर आखिरी 3-4 दिन पहले वो मुलतवी कर देते हैं। एक मजाक बनाया हुआ है कराची के साथ, और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी माफियाज को सरगर्म रखना है और अवाम की हक राय को पीछे रखना है। तो आलमगीर साहब, आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत चाहती नहीं है ये इंतखाबात हो बल्दियाती? सिंध हुकूमत को कराची से वॉश आउट किया जाएगा इस इंतखाबात में। उनको मालूम है ये कुछ आउटस्कर्ट्स में तो पीपल्स पार्टी मौजूद है, लेकिन कराची के जो अर्बन सारा सेंटर है वहाँ इनका कोई ये ग्रास रूट में मौजूद नहीं है, और इलेक्शन में इनको बुरी शिकस्त होगी, ये इनको पता है। इसीलिए, और ये इलेक्शन कमीशन इनके, चूंकि इनका सियासी इलेक्शन कमिश्नर है, वो जो हलके खोलता है पिक एंड चूज करता है। पूरे मुल्क में जो 9 हलकों पर इलेक्शन कराया गया, अपनी मर्जी के मुताबिक इन्होंने देखा कहाँ तहरीक इंसाफ कम मार्जिन से जीती है, वो हलके सारे खोल दिए इन्होंने, पिक एंड चूज किया। इस्तीफा तो 135 दिया था मुझ समेत, उन पे इलेक्शन नहीं करा रहे। इसी अंदाज में कराची में, सिंध में, आधे सिंध में इलेक्शन हो चुके हैं, आधा सिंध अभी रहता है जिसमें कराची मौजूद है, और कराची में इनको शिकस्त होनी है इसलिए वह इलेक्शन नहीं करा रहे। तो इलेक्शन कमिश्नर साबित किया जो तरीके से पहले दिन से कह रही थी कि ये बायस्ड है और सियासी आलेकार है। और अब पीटीआई का क्या लाहे अमल होगा? सॉरी, पीटीआई का लाहे अमल क्या होगा आगे? पीटीआई की लीडरशिप अभी इस पर बैठ रही है और इंशाल्लाह लाएअमल तय करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आलमगीर खान साहब। जीटीवी से गुफ्तगू करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया है। जिले हैदर ब्यूरो चीफ मौजूद थे हमारे साथ, इसके अलावा हमारे साथ हमीद लंगड़ा मौजूद थे इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।
बड़ी पार्टियां ज़िमनी इंतखाबात के लिए भाग दौड़ कर रही हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात की फिक्र नहीं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले माफियाज का मुकाबला जमात इस्लामी से है। कराची के शहरियों को ज़िमनी नहीं बल्दियाती इंतखाबात का इंतजार है। बल्दियाती इंतखाब हम कराना चाहते हैं, उतना ही ये भागने की कोशिश करते हैं। कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास हो रहा है। अब क्यों हो रहे हैं ये इजलास? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर देना चाहिए इनके खतूत को। इससे कंफ्यूजन पैदा होता है, पॉलिटिकल वर्कर भी डिस्टर्ब होता है, अवाम भी डिस्टर्ब होते हैं, और ये चाहते हैं कि अगर इलेक्शन इनको चूंकि कराना पड़ रहा है तो इस तरह कंफ्यूजन रखो कि उसके नतीजे में लोगों की जो कास्टिंग है वो कम हो जाए और हुकूमती पार्टियां धांधली करके अपनी मर्जी के नताज हासिल करें। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ज़िमनी इंतखाबों का जिनको इतना मरोड़ है, वो बल्दियाती इंतखाब के लिए इतना जोर क्यों नहीं लगा रहे? वो उसके लिए क्यों नहीं धरने देते? कराची के हक के लिए कोई नहीं उठेगा और अपनी सियासतबाजी के लिए सब काम करेंगे। इसलिए कराची के लोगों को समझना चाहिए, ये भाग रहे हैं, हम पीछे पीछे जाएंगे। 23 अक्टूबर को इंतखाब होना चाहिए और इस इंतखाब में इंशाअल्लाह कराची के अवाम जमात इस्लामी का मेयर लेकर आएंगे। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। रेफरेंस पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी ने वकील बाबर अवान के जरिए दायर किया, जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुबैना तौर पर जानिबदार है। मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने पर मबनी है, चुनाचे वो इस ओहदे के अहल नहीं है, इसलिए उन्हें ओहदे से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया। शाहरुख जतोई ने 25 दिसंबर 2012 को दरख्शां थाने की हदूद में 20 साला नौजवान शाहजेब को बहन की शादी से घर वापसी पर कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल कर दिया था। कराची के हाई प्रोफाइल शाहजेब कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई सुप्रीम कोर्ट से बरी। अदालत उज़्मा ने शाहजेब कत्ल केस में नामजद दीगर मुलजिमान भी बरी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुलजिमान के वकील लतीफ खोसा ने बताया, फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। मुलजिमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। एक कत्ल के वाक़ये को दहशत गर्दी का रंग दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत, जबकि नवाब सज्जाद गुलाम मुर्तजा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला तब्दील करते हुए एटीए के तहत 4 मुलजिमान को उम्र कैद सुना दी थी। मुलजिमान ने उम्र कैद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की, जहां से वो बरी हो गए। शाहरुख जतोई ने 25 दिसंबर 2012 को दरख्शां थाने की हदूद में 20 साला नौजवान शाहजेब को बहन की शादी से घर वापसी पर कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल कर दिया था। पीटीआई ने एनए 237 के नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की तरफ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलूच की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एनए 237 में पीपल्स पार्टी कारकुनों ने जाली वोट डाले। हल्के में धांधली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की। अदालत से इस्तदा की गई है कि धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर हमला हुआ, बिलाल गफ्फार को जख्मी किया गया। पीटीआई के रहनुमा अली जैदी ने इल्ज़ाम लगा दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, एनए 237 पर हमला पहले हुआ सुबह और 7-8 गाड़ियां आईं और पोलिंग स्टेशन गईं। प्रिजाइडिंग अफसर ने खुद कह दिया कि कुछ पोलिंग स्टेशन में लोग घुसे हैं। कि पूरी पुलिस और वो इरफान बुज़दिल या बहादुर बुज़दिल ही है जो चोरी करता है, खामा का नाम बहादुर रखा हुआ है। पता चला वो तो जरदारी के जूते चाटता है, वो तो मलिर का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है एसपी। मैं तो समझा कि कोई बड़ा ठीक आदमी होगा, पता चला ये तो सबसे बड़ा 2 नंबर ये निकला। और वो आरओबी साथ टिंगू घूम रहा था, जी हम तो कानून की रखवाली करेंगे। अंधे हो तो फैसला करना था तो मैं इलेक्शन उसी वक्त रोक देना चाहिए था जिस वक्त बिलाल गफ्फार का क्यों अटैक हुआ है। वो एमपी है, हम अमन पसंद जमात है, हमने कानूनी रास्ते अख्तियार ये किया है। आज हमने हाई कोर्ट में एनए 237 के जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसके खिलाफ दरखास्त जमा करा दी है। हम इलेक्शन नहीं मानते रिजल्ट, हम ये रिजल्ट रिजेक्ट करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि एनए 237 में इलेक्शन दोबारा हो। वो पिटीशन हमने जमा करा दी है।
खाने कारसाज के शवाहिद मिटा दिए गए जो एक साजिश थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यादगार शोहदा कारसाज पर मीडिया से गुफ्तगू। शहीद बीबी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन आगे लेकर चलेंगे। लाखों की तादाद में लोग शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करने आए थे। पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था और उसी रात को 12 बजे इस वाक़े के बाद अफसरदगी छा गई थी हर जगह पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर का पैगाम, उनका विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में यहाँ कारसाज तशरीफ लाते हैं। हमने अपने शहीदों को नहीं भूला था। ये एक साजिश थी, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि उसी वक्त इन्होंने वो जाए वकू को धो डाला और सारे शवाहिद मिटा दिए। इतना बड़ा वाकया हुआ, 180 लोग शहीद हुए। इस मुल्क में है जमहूरियत, आप फौज कशी करें और इक़्तिदार हासिल कर लें, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। इस कम अकल को, इस गैर जमहूरी आदमी को ये नहीं पता कि अपने नंबर घटाता जा रहा है। इसके पास पहले अगर 162 थे तो अब उसमें से 6 माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें। इसकी पार्टी ने 6 सीटें हार दी, मतलब 6 सीटें इसकी पार्टी की कम हो गई इस शख्स की वजह से। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, अपनी पार्टी का खुद जनाजा निकालता है। प्राइम मिनिस्टर से प्राइम ओथ लेते हैं, लेकिन उस ओथ का भी इसने बेड़ा गर्क कर दिया। लीक्स के बारे में बता देता है। कभी अजीब आदमी है, कभी इसको कोई मिस्टर एक्स तंग करता है, कभी वाई तंग करता है। नाम लेने की हिम्मत है नहीं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं, हम रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर रहे हैं। इमरान खान एक जलसे पर 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इमरान खान बताएं अरबों खरबों रुपए कहां से आए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग की रहनुमा ने कहा कि इमरान खान रियासत के साथ खेल रहे हैं। मैं 2 साल से अदालतों में पेश हो रहा हूं। रियासत के लिए हम कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम सियासत कुर्बान कर रहे हैं, यहां तक कि अपनी जिंदगी दे सकते हैं इस रियासत के लिए। और एक जलसे पे 20 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। मुझे कोई बताएगा ये अरबों खरबों रुपया कहां से आ रहा है? ये खलाया जो जा रहा है, ये खेल तो अच्छा रहा है, हकीकत में ये रियासत के साथ खेल रहा है। मैं तो 2 साल से पेश हो रहा हूं। जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए उतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा अक्टूबर नवंबर में आर पार होके रहेगा। बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद PDM इलेक्शन से भाग गई है। गर्दिशी कर्जा होशरुबा सतह तक पहुँच गया है। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शेखुपुरा में कुल्हाड़ी के वार करके 8 अफराद के कत्ल के हवाले से आपको अपडेट करें। गफलत बरतने वाले साबिक SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेखपुरा नारंग मंडी में कुल्हाड़ी के वार करके 8 अफराद को कत्ल करने का ये मामला है। ड्यूटी में इस पर जो है पुलिस एहलकारों ने जो भर्ती की उनके मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तस्दीक कर दी गई है। ये पुलिस अफसरान अब तक जो है वो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड काट चुके हैं। अब तकरीबन 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो काटेंगे। इंस्टार अदालत की एडमिन जज अबरुल खान ने केस पर समाअत की है, जबकि तफ्तीशी अफसर ने कहा कि बहुत शुक्रिया जैन अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके कायदाबाद आफरीदी कॉलोनी में घर के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल 55 साला परवेज खान सोमरो के घर पर 2 मुलजमान आए और मुलजमान ने पहले परवेज को हथौड़े मारकर जख्मी किया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। चंद माह कबल मकतूल की अहलिया को भी कोरंगी बिलाल कॉलोनी में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी, बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस का क्या कहना है इस मामले से मुताल्लिक? बिल्कुल, ये कायदाबाद आफरीदी कॉलोनी के बाहर घर पे के बाहर जो बैठा शख्स 55 साल की शनाख्त बताई जाती है परवेज खान, वो जो है घर के बाहर बैठा था कि 2 मोटरसाइकिल पर मुलजमान आए और उन्होंने जो है फायरिंग करने की कोशिश की। उसके दौरान जो है पहले हथौड़ा मारकर जो है जो मकतूल है उसको जख्मी किया, उसके बाद फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस ने जो है जाए वक़्त से बताया जा रहा है कि एक खोल जो है बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि वाकया जो है ज़ाती दुश्मनी का जो है शाखसाना मालूम होता है। ताहम चंद माह कबल भी जो है मकतूल की अहलिया को बिलाल कॉलोनी में जो है फायरिंग करके कत्ल किया था। बताया जा रहा है कि जो मकतूल का ताल्लुक है वो शहादत कोर्ट से बताया जाता है। ताहम पुलिस का कहना है कि वाकये से मुताल्लिक जो है तफ्तीश शुरू कर दी गई, जबकि जो ऐनी शाहिदीन है उनके बयान भी जो कलमबंद किए जा रहे हैं। जबकि ऐनी शाहिदीन के बयान भी कलमबंद किए जा रहे हैं। वजीउद्दीन तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया।
जिना अस्पताल कराची में हेल्थ मुलाजमीन रिस्क अलाउंस की कटौती पर सरापा एहतजाज है। एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हेल्थ रिस्क अलाउंस की कटौती हेल्थ केयर वर्कर्स का मुआशी कत्ल करार दिया, जबकि डॉक्टर अजरा पेचू ने मुलाजमीन को कोरोना नॉक्स अलाउंस देने से साफ इनकार कर दिया है। तफसीलात वाजिद अली खान की रिपोर्ट में। जिनाह अस्पताल के हेल्थ मुलाजिमीन रिस्क अलाउंस की कटौती पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाली के लिए शदीद नाराबाजी। कोरोना अलाउंस बंद करने से मुतल्लिक वजीर सेहत अजरा पेचो ने कहा कि कोरोना अब खत्म हो चुकी है। रिस्क अलाउंस अब मुलाजिमीन को नहीं दिया जाएगा। ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं। एहतजाज खत्म न होने की सूरत में हमारे पास नए मुलाजिमीन भर्ती करने का ऑप्शन मौजूद है। फ्लड में इंगेज करना चाह रहे हैं और उन्हें कंटिजेंसी पे उठा रहे हैं। अगर वो काम नहीं करना चाहते तो बस बिला शौक चले जाएं स्ट्राइक पे। हमें उनकी ज़रूरत नहीं होगी, हम दूसरी कोई और नर्सेज रखेंगे क्योंकि बहुत सारी नर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए। ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको मरीजों का ख्याल रखना चाहिए, इंसानों का ख्याल रखना चाहिए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत के पास 2 दिन का वक्त है। हेल्थ मुलाजिमीन दुश्मन रिस्क अलाउंस कटौती का नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकामात जारी करे, वरना ओपीडीज का बाइकआउट करेंगे। कैमरामैन इकबाल के साथ वाजिद अली खान, GTV, कराची। पाक फौज की जानिब से सलाह मुतासरीन के लिए ट्रेन के जरिए इमदाद सामान रवाना करने का सिलसिला जारी है। इमदादी सामान की दूसरी ट्रेन 150 टन इमदादी सामान लेकर पन्नो आकिल रवाना की जा रही है। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी वहाँ पर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी जावेद साहब, आगाह कीजिएगा। पाक फौज की जानिब से सलाह मुतासरीन की इमदाद के लिए इमदादी सामान ट्रेन के जरिए रवाना किए जाने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अब मेरे कम में आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन में इमदादी सामान लोड किया जा रहा है जो पन्नो आकिल रवाना किया जाएगा। इस ट्रेन के जरिए 13,000 राशन बैग जो है उन पन्नो आकिल तक पहुँचाए जाएंगे, जबकि इससे कबल पाक आर्मी की जानिब से 150 टन इमदादी सामान पहली ट्रेन के जरिए नवाबशाह रवाना किया जा चुका है। और इस हवाले से पाक फौज के ज़राए का ये कहना है कि इमदादी सामान मुसलसल जारी रहेगा, और जबकि सर्द मौसम के लिए भी इमदादी सामान जो है कुछ अरसे में उसकी रवानगी का भी आगाज़ कर दिया जाएगा। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबात ने एमफिल के थीसिस को पेंटिंग, मुजस्मे और प्रिंट के जरिए दिलचस्प अंदाज में पेश किया। थीसिस की फनकाराना अंदाज में नुमाइश को देखकर हाजरीन दाद दिए बिना ना रह सके। लाहौर से समना कमाल की रिपोर्ट देखिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में सजाया गया तालिबात का सालाना थीसिस डिस्प्ले में तालिबात ने पेंटिंग, मुजस्मे और प्रिंट के मुख्तलिफ आइडियाज पेश किए। कहीं जाले की मदद से रिश्तों के नशेबो फराज को जोड़ा गया, कहीं ख्वाजा सरा की जिंदगी पर लोगों को मुतवज्जा किया। यहाँ पर आप मेरी पेंटिंग में देख रहे होंगे एम्प्टीनेस जो है ना, वो मैंने उनकी डिज़ायर्स, जो ट्रांसजेंडर की डिज़ायर्स, एम्प्टीनेस उनके अंदर रह जाता है, तो उसको डिस्क्राइब किया। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो लाइक क्रिएटिविटी पे है, और क्रिएटिविटी हैज़ नो लिमिटेशंस। और जब हम क्रिएटिव वर्क कर रहे होते हैं तो इसका जो फोकस है वो प्रोसेस के ऊपर होता है, प्लस एक्सप्लोरेशन के ऊपर होता है। तो थ्रू दिस मीडियम आई एक्सप्लोर माई वर्क। आर्ट से वाबस्ता लोगों का कहना था नुमाइश में बिना कहे लोगों को पैगाम दिया गया है। आजकल लोग कुछ सोसाइटीज़ में भी आर्ट वर्क तो करते हैं, मगर ऐसी अवेयरनेस नहीं है कि सिर्फ वही चीज़ों को आर्ट कहते हैं। वो बाकी जो कॉन्सेप्चुअल आर्ट होती है जो यहाँ पर है, हर एक ने एक अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और अपनी मेहनत से दिया हुआ है, उसके बारे में लोगों को नहीं पता। ऐसी जगहों पर आने से उनको इस चीज़ से अवेयरनेस होगी। जिंदगी की जिद्दोजहद में आगे कैसे बढ़ा जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबात ने थीसिस नुमाइश के जरिए बताया। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए 18 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया। सदर PHF खालिद सज्जाद खोकर का कहना है कि वजीर आजम से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत हॉकी के हवाले से मुलाकात करने वालों का बैकग्राउंड भी देख लिया करे। अज खुद टीम से अलग होने वाले सीनियर्स ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। हैदर हुसैन का कहना है कि हॉकी लीग हमारी अवलीन तरजीह है।
हॉकी स्टेडियम कराची में जारी तरबियती कैंप के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप के लिए उमर भुट्टा की क़यादत में 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। ऐलान करदा टीम में ज्यादातर जूनियर खिलाड़ी शामिल हैं। सदर हॉकी फेडरेशन ने कहा 6-7 साल से टीम में शामिल सीनियर्स कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सके। पुराने प्लेयर यार देखो, मैं ये कहता हूँ कि मैं तो रहा हूँ ना 5-6 साल या 7 साल में, उन्होंने कौन से लॉरल्स दे दिए हमें, बल्कि हम किस पोजीशन चले और कहाँ आ गए। तो ये मतलब मैं ये नहीं कहूँगा उनका ही कसूर है, कसूर बाकी हमारा भी होगा, गवर्नमेंट का भी होगा, फेडरेशन का भी होगा, फिर हमारे जो टर्माइल हैं वो हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम अगर कहें कि जिस वजह से हुआ है तो वजह अच्छी नहीं लगती। जब तक हम हैं, हम चाहते हैं कि अच्छी टीम बनाएं, जीतें, पाकिस्तान को हम अच्छा मुकाम दें। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद सज्जाद खोकर बोले NOC का मसला हल हो जाएगा। वजीर आजम से मुलाकात की कोशिशें जारी हैं। NOC का इशू आना नहीं चाहिए था और जनरली आया, क्यों आया? बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड में आपको पता है जो भी होती रही है, उस वजह से ये कोई NOC का इशू आया और इंशाल्लाह ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर भी होगी और मिसकम्युनिकेशन चल रही है उसको भी हमने दूर करने की कोशिश की है। हैदर ट्राई कर रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि हम प्राइम मिनिस्टर लेवल तक जाएँ और वहाँ जाके ये बात करें, उनके साथ बैठ के बात करें। सेक्रेटरी PHF ने कहा तनकीद करने वाले ओलंपियन अपनी तरह 2 खिलाड़ी देकर फेडरेशन की मदद करें। हॉकी लीग का इनेकाद अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ असगर अजीम, GTV कराची। बैनुल-अक़वामी दुनिया से आपको खबर दी, ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल को झटका दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल-हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑस्ट्रेलिया इसराइल से अपने देरीना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। इसराइली दारुल-हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला गुज़श्ता मॉरिसन हुकूमत ने सियासी फ़ायदे के लिए किया था। यूरोपीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने का आसान चीनी नुस्खा। चीन ने 30 साबिक बरतानवी रॉयल एयरफोर्स पायलटों को अपने पास भर्ती कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी पायलट मुआहदे के बाद चीन पहुंच गए हैं। चीन बरतानवी पायलट को सालाना 2,50,000 पाउंड अदा करेगा। बरतानवी पायलट्स की चीनी हवाबाजों की तरबियत देने पर रॉयल एयरफोर्स में खलबली मच गई है। यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी जंगी तैयारा कसीरुल मंजिला इमारत में जा गिरा। हादसे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 13 हो गई। मारे जाने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मी होने वाले 19 अफराद अस्पताल मुंतकिल। सकोई लड़ाका तैयारे के पायलट ने पैराशूट के जरिए अपनी जान बचाई। रूसी हुक्काम हादसे को तैयारे की फनी खराबी करार दे रहे हैं। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े हीरे की नुमाइश जारी है। 303 कतर के हीरे की मालियत $15 मिलियन लगाई गई है। नाशपाती के साइज जितने डायमंड के गोल्डन कैनरी का नाम दिया गया है, जबकि दुबई के बाद दीगर ममालिक में भी हीरे की नुमाइश होगी, जिसके बाद उसे 7 दिसंबर को न्यूयॉर्क में नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। अपडेट करें आपको, दुबई में दुनिया के सबसे बड़े हीरे की नुमाइश जारी है। 303 कतर के हीरे की मालियत $15 मिलियन लगाई गई है। नाशपाती के साइज जितने डायमंड को गोल्डन कैनरी का नाम दिया गया है। दुबई के बाद दीगर ममालिक में भी हीरे की नुमाइश होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक की शबी को सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर इत्रा में नुमाइश के लिए पेश किया गया। हिजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के उन्वान से मुनाकिदा नुमाइश का बुनियादी मकसद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत पर रोशनी डालना है। हिजरत इस्लामी तारीख में एक अहम संग मील है। इसके दौरान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डालने वाली ये नुमाइश 9 माह तक जारी रहेगी, जो रियाद, जद्दा और मदीना में मुनाकिद की जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक की शबी को सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर एथरा में नुमाइश के लिए पेश किया गया है। हिजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के उन्वान से मुनक्किद नुमाइश का बुनियादी मकसद नबी मेहरबान की मक्का से मदीना हिजरत पर रोशनी डालना है। हिजरत इस्लामी तारीख में एक अहम संग मील है और इसके दौरान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डालने वाली ये नुमाइश 9 माह तक जारी रहेगी, जो रियाज, जद्दा और मदीना में मुनक्किद की जा रही है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।